स्टूडेंट्स, आज हम कल के वीडियो से आगे चर्चा करेंगे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का दूसरा भाग है और हमने कल पहले वीडियो में चर्चा की थी कि 3 विद्वान हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के, फ्रायड और उनके 2 सहयोगी, जिनके आधार पर ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत खड़ा हुआ है। एक तो फ्रायड, दूसरे एडलर और तीसरे यूंग। फ्रायड के सिद्धांत हैं जिन्होंने लिबिडो और कामवृत्ति आदि की चर्चा की थी, ग्रंथियों की चर्चा की थी, वर्जनाओं की चर्चा की थी। दूसरे हैं एडलर, एल्फ्रेड एडलर, जिन्होंने चर्चा की कि व्यक्ति में जो हीनता की ग्रंथि है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार की आंगिक, क्रियात्मक, मानसिक कमी पाई जाती है जिसको वह अनुभव करता है और अपनी इसी हीनता को जो है वो विभिन्न प्रकार से दूर करने का प्रयास करता है। उसी हीन भावना के कारण मनुष्य विशेष रूप से इस कमी को पूरा करना चाहता है और उसमें श्रेष्ठता की भावना का उदय हो जाता है। इसे ही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या श्रेष्ठता की ग्रंथि कहते हैं। वास्तव में ये होती हीनता की ग्रंथि ही है जो श्रेष्ठता की ग्रंथि के रूप में दिखाई देती है। इन भावनाओं का अतिरेक व्यक्तियों को मानसिक रोगी बना देता है। एडलर के अनुसार हर व्यक्ति की एक निजी जीवन शैली होती है जो उसकी निजी विलक्षणताओं के आधार पर बन चुकी होती है। उसके अनुसार 3 समस्याएं प्रमुख होती हैं: समाज विषयक, व्यवसाय विषयक और विवाह विषयक। इनमें से एक की समस्या एक में भी असफल होने पर वह जीवन से पलायन करने लगता है और इनकी पूर्ति जो है वो कला और साहित्य से हो जाती है। कला और साहित्य को उन्होंने विश्वबंधुत्व की भावना से व्यापक माना है जो सामाजिक जीवन को विकसित करने वाली है। इसी तरह से यूंग की कुछ अपनी मान्यताएं हैं और उनकी मान्यताएं जो है वो भिन्न हैं। वो कहते हैं कि कला या काव्य लेखन संकल्प शक्ति का प्रकाशन है। वो अपनी एक विशिष्ट उद्देश्य से करता है, तदनुरूप उसी के अनुसार सामग्री जुटाता है और विशेष प्रभावशाली बनाने के लिए सावधानी पूर्वक उसमें रूप रचना करता है। अतः सृजन प्रक्रिया में कलाकार का विवेक जागृत होता है, परंतु सृजन कार्य में वह इतना तल्लीन हो जाता है कि उसका बोध ही नहीं रहता कि वह स्वयं ही उसका रचयिता है। कुछ कलाकार ऐसे भी हो जाते हैं जो तल्लीन हो जाते हैं और चिंतन विचारधारा से अलग भी हो जाते हैं। उन्होंने 2 रूप माने व्यक्तित्व के, एक अंतर्मुखी और दूसरा बहिर्मुखी, और ये बहिर्मुखी प्रवृत्ति ज़्यादातर कलाकारों में होती है। अंतर्मुखी कलाकार उद्देश्यों के अनुरूप विषय वस्तु का विवेकपूर्ण उपयोग करता है। यूंग ने आत्मा के अंतर्गत स्वायत्त ग्रंथि की चर्चा की है। इसमें ये शक्ति होती है जो कलाकार को अनुशासित और निर्देशित करती है। वास्तव में वे कला सौंदर्य और उसी की रचना में उसका उद्देश्य निहित है। कला से के अर्थ का संबंध यूंग ने स्वीकार नहीं किया। कलाकृति में प्रयुक्त बिंबों, प्रतीकों और अवधारणाओं से हम उसका अर्थ जानने का प्रयत्न करते हैं और यहाँ मनोविज्ञान हमारी सहायता कर सकता है। इस तरह से इन तीनों विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। फ्रायड ने माना है कि मानव कुंठाओं की अभिव्यक्ति, मानव में जो कुंठाएं हैं उसकी अभिव्यक्ति भी कला उसका एक सशक्त माध्यम है। मानव मन में ऐसी कुंठाएं होती हैं जो वास्तविक रूप में अभिव्यक्त नहीं हो पाती
और उसका अवसर उसे साहित्य के रूप में प्रस्फुटित करने का मिलता है। इन अभिव्यक्ति से मनुष्य को आंतरिक रूप से अपार आनंद की प्राप्ति होती है। तब जो शक्ति प्राप्त कवि को सृजना के पश्चात उसमें अध्ययन या श्रवण से पाठक या श्रोता को जो आनंद मिलता है वह अपनी दमित इच्छाओं की अभिव्यक्ति के कारण ही होता है। फ्रायड ने काव्य रचना की समस्या को मूल रूप से पकड़ा है। उन्होंने काम भावना को ही मूल शक्ति माना है जो साहित्य तथा सहृदय के मध्य तादात्म्य स्थापित करती है। उन्होंने मानव मन की क्रिया को खोजा और उसे कल्पनात्मक साहित्य सृजन का आधार माना। काम भावना एक ऐसी इच्छा है जो प्रत्येक के मन में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है, पर इसका अर्थ पूर्ण रूपेण प्रकाशन नहीं हो पाता, न यह संभव है। अतः कवि अपनी कल्पना के द्वारा उस भावना को परिष्कृत करके प्रस्तुत करता है और उसकी अभिव्यक्ति में उसे विशेष आनंद प्राप्त होता है। प्रत्येक काव्य की सर्जना में काम ही मुख्य है। फ्रायड अपने मन को स्पष्ट करने के लिए एक बालक का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि बाल्यकाल में उसके और उसके सीमित ज्ञान के कारण उसके मन में अनेक कल्पनाएं उठती हैं। वह मानसिक शक्ति नित्य बनती बिगड़ती रहती है। वह कल्पनाओं में लीन रहता है, पर वयस्क होने पर संसार की वास्तविकताओं से भली भांति परिचित हो जाता है। तब वह कल्पनाओं को छोड़कर जीवन की वास्तविकताओं को अपना लेता है, ग्रहण करता है। फिर भी उसके अचेतन मन में वो शैशवकालीन कल्पनाएं बनी ही रहती हैं। यही नहीं, वयस्क होने पर भी उसकी कल्पना में अनेक ऐसे चित्र बनते हैं जो सहज बोधगम्य नहीं होते। इन चित्रों में अनेक ऐसे होते हैं जिनकी चाह कर भी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। वह ऐसे सोचता है कि वह घृणा का पात्र बन जाएगा। वह चित्र उसके मन में जमे रहते हैं। कुछ समय पश्चात चित्र कुंठाएं उत्पन्न कर देते हैं। ये कुंठाएं ही अतृप्त इच्छाएं कहलाती हैं और वे मनुष्य को अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करती हैं। ये अभिव्यक्ति की प्रेरणा ही साहित्य सृजन की मूल प्रेरणा है, जिसके मूल में दमित अथवा अतृप्त इच्छाएं विद्यमान हैं। उसकी अभिव्यक्ति से ही कवि की तुष्टि प्राप्त होती है और वो सहृदय के भी उसके उनसे इसीलिए आनंद की प्राप्ति करता है। वह साहित्य उनके मन की लिप्साओं की सहज अभिव्यक्ति होती है। कुंठाओं के प्रकार। फ्रायड ने कुंठाओं व दमित इच्छाओं के दो प्रकार माने हैं। एक तो वे कुंठाएं जो महत्वाकांक्षा से संबंध रखती हैं। यद्यपि दोनों ही प्रकार की कुंठाएं परस्पर संबद्ध होती हैं, फिर भी स्थूल रूप से उपर्युक्त दो भेद किए हैं। एक साथ में यह भी द्रष्टव्य है कि ये कुंठाएं लोक मनुष्य में न तो इनकी तीव्र गति मानी जाती है या भिन्न होती है। मनुष्य की कल्पना उसके शैशव काल के चित्र से ही कालांतर में संबद्ध हो जाती है और वह इच्छा से का रूप धारण कर लेती है, जिससे भविष्य में कभी उसकी पूर्ति संभव हो सके। इसीलिए कवि के कल्पना चित्र भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों से संबद्ध होते हैं। कल्पना की तीव्रता के आधार पर फ्रायड ने काव्य में की भावना में तीव्रता की भावना को माना है, अर्थात कवि की कल्पना शक्ति जितनी तीव्र होगी उसके साथ अनुभूति पक्ष भी उतना ही तीव्र होगा। काव्य कवि की अंतर्वृत्तियों का परिचायक है और फ्रायड के अनुसार उसमें कवि की व्यक्तिगत भावनाओं का निर्दर्शन होता है। इस प्रकार कवि की कल्पना से कल्पना प्रधान वृत्ति की सर्जना होती है और वे कलाकार भी होते हैं जो कलाकार स्फूर्ति प्रदान करने की अपेक्षा प्रस्तुत सामग्री का अपनी रुचि और कल्पना से पुनः संस्कार करते हैं। इसी प्रकार लोक साहित्य की परंपरा व कल्पना का सुंदर समन्वय होता है। फ्रायड ने साहित्य की रचना में के मूल में काम व कल्पना को मुख्य माना है।
पर दोनों का सम्मिलित रूप ही सर्वत्र देखने को मिलता है। यहाँ उनकी कल्पना नितांत बौद्धिक नहीं है, अपितु उसमें हृदय पक्ष का भी सुंदर सामंजस्य है। आगे वो बात कहते हैं, कलाकार का मन संताप। फ्रायड और एडलर दोनों ही क्रम से कला को अचेतन मन की दमित आकांक्षाओं और हीनता की पूर्ति मानते हैं। उनकी दृष्टि में कलाकार अनिवार्यतः मन संतापी और रुग्ण होता है। फ्रायड का मन संतापी कलाकार यौन भावना से ग्रस्त रहता है। उसकी पूर्ति रम्य कल्पना, स्वप्न या कला से करता है। कला में उसकी दमित यौन भावना का उदात्तीकरण होता है। मन संताप की ऊर्जा कला की ओर प्रवाहित हो जाती है। वह कला को क्रीड़ा का समकक्ष मानता है। एडलर की दृष्टि से कलाकार मुख्यतः अधिकार भावना से युक्त होता है। क्षतिपूर्ति के द्वारा उसका मन संताप दूर होता है। कलाकार के संबंध में फ्रायड का कहना है कि कलाकार की मनोवृत्ति अंतर्मुखी होती है। वह सम्मान, शक्ति, संपत्ति, यश और नारी प्रेम प्राप्त करना चाहता है, किंतु इन परिस्तुष्टियों को प्राप्त करने के साधनों से वह वंचित रहता है। इसीलिए असंतुष्ट काम भावना के कारण दूसरे व्यक्तियों के समान ही वास्तविकताओं से दूर हट जाता है। वह अपनी सारी अभिरुचि व कामोत्तेजना को रम्य बनाने में, जीवन में उसकी इच्छाओं की सृष्टि की ओर लगा देता है, जिसमें मन संताप से ग्रस्त रहता है। संभवतः उसकी संरचना में उदात्तीकरण की सबल शक्ति होती है। वह जानता है कि अपने दिवा स्वप्नों का किस प्रकार विस्तार करे। उसको रहस्यात्मक योग्यता भी होती है, जो उसकी विशिष्ट सामग्री को कल्पनाजन्य विचारों में डाल देती है। हिंदी के कवि सूरदास के संबंध में भी यही कहा जा सकता है कि उसकी आँख जाने की क्षतिपूर्ति काव्यधारा से हुई। तुलसीदास ने मन संताप का उदात्तीकरण भक्ति भाव से किया। रसखान घनानंद की कहानियाँ भी मनोविश्लेषण के इस सिद्धांत का परिपोषण करती हैं। फ्रायड कलाकार के संबंध में कहता है, लेकिन कला के बारे में, उसकी रचना प्रक्रिया के बारे में, संघटना के संबंध में मौन रहता है। पाठक के सामने कलाकार नहीं होता, केवल कला होती है। कलाकार के संबंध में जो जानकारी उसे प्राप्त होती है, उससे कवि का बोध भी बढ़ जाता है और विकृत भी हो जाता है। कलाकार के संबंध में कोई जानकारी न होने पर भी कला का बोध आह्लाद प्राप्त करता है। उपर्युक्त विद्वानों के फलस्वरूप सिद्धांतों के फलस्वरूप मनोवैज्ञानिकों और आलोचकों ने कला में विकृतियों का परिणाम माना है। कला को मानसिक वृत्तियों का परिणाम सिद्ध करने का प्रयास किया है। उन्होंने कलाकारों को मनोविश्लेषण करते हुए उसकी प्रकृति पर आरोपित किया है। मनोवैज्ञानिक आलोचकों ने प्रयाकृति के आधार पर रचयिता का मनोविज्ञान बताया है। कुछ लोगों ने रचयिता की जीवनी में अनेकानेक तथ्यों को, आशा निराशा, संघर्ष, तनाव आदि को उसकी रचनाओं से प्रतिफलित देखा है। अतः कृति को दोनों एक दूसरे से पुष्ट करने की कोशिश की गई है। इस तरह से कृति का मूल्यांकन संभव नहीं है। रचयिता की परिस्थिति के आधार पर एक सीमा तक ही रचना का समीक्षात्मक मूल्यांकन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त युंग की मान्यताएं अधिक व्यापक हैं। उन्होंने लिबिडो की अधिक व्यापक व्याख्या की है। व्यक्तित्व की भी उन्होंने अधिक व्यापक और मौलिक व्याख्या की है। मनोविज्ञान और कला साहित्य का क्या संबंध है, इसके बारे में भी इन विद्वानों ने विस्तार से चर्चा की है। और फ्रायड और एडलर तो ये मानते हैं कि कला जो है वो मानसिक कुंठाओं, मानसिक ग्रंथियों को खोलने का एक उपचार मात्र है।
समग्रता कहा जा सकता है कि फ्राइड के सिद्धांत साहित्य रचना का उद्देश्य मनुष्य के दिवा स्वप्नों से संबंध बताया गया है और काव्य की सृजना में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। उन्होंने कवि का कौशल इस विशेषता से माना है कि वह अपनी व्यक्तिगत चेतना और कुंठा के काव्य में अभिव्यक्ति इस प्रकार से करे जिससे प्रत्येक सहृदय को आनंद प्राप्त हो। अतः वह कुंठा व्यक्ति विशेष की कुंठा न रहकर सार्वजनिक, सार्वदर्शिक और सार्वकालिक हो जाए। इस आनंद की सृष्टि करना ही कलाकार की अपनी कुशलता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। यहाँ पर कला और साहित्य से मनोविज्ञान का क्या संबंध है, विशेषता आपको स्पष्ट हो गया होगा और यहीं पर हम अपने इसको समाप्त करते हैं लेक्चर को। थैंक यू। क्या हुआ? रिकॉर्डर चला ही नहीं क्या? स्टूडेंट्स चलो फिर से करती हूँ।